कल का हम लोग कहाँ तक पढ़ाई किए थे? समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज आप लोग को बताए थे कि ऐसा किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या है, समानांतर हो। इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग कहते हैं समानांतर किरण। ये था किरण पुंज का पहला प्रकार। दूसरा प्रकार इसका लिखिए अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। उतारते रहिए, जब समझाएंगे तो रुक जाइएगा, ठीक है। यदि प्रकाश पुंज की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये हो गया डिफिनीशन, और यहाँ पे बना देते हैं इसका फिगर। ये हो गया आपका अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। तीसरा हमारा है अपसारी किरण पुंज, डिवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये है यदि प्रकाश पुंज की किरण यदि प्रकाश पुंज की किरणें किसी एक बिंदु पर एक बिंदु से बाहर की ओर निकलती हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका फिगर ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ये बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो ये आपका हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। नोट कीजिए, पहले जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद समझाते हैं। अभिसारी किरण पुंज, यदि प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु पर आकर क्या होती हैं, मिलती हैं, उसको कहते हैं हम लोग अभिसारी किरण पुंज। इसका एक और नाम क्या है, संश्रित किरण पुंज। आगे जब दर्पण पढ़िएगा तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा? और अवतल दर्पण को बताया जाएगा, इसका एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं अभिसारी दर्पण। अब किरण पुंज के जगह वहां पे आपको बताया जाएगा दर्पण। ऐसा क्यों? क्योंकि अभिसारी दर्पण का वो, जैसे अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं कि यदि प्रकाश पुंज की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, उसी प्रकार दर्पण भी क्या करता है, तो ये दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। जिस प्रकार से यहाँ पे एक बिंदु पर आके किरणें मिल रही है, इसलिए इसको अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। तो यहाँ भी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर क्या होती हैं, मिलती हैं अवतल दर्पण में, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। जैसे सौर कुकर होता है, सौर कुकर जैसे
ऊपर प्लेट जैसा नहीं होता, छत के ऊपर रख दिया जाता है, जैसे आप बल्ब जलाते हैं हम लोग, प्लेट होता है सोलर, उसमें अवतल दर्पण का ही यूज किया जाता है, क्योंकि वो तो सूर्य के किरणों से चार्ज होता है, और सूर्य की किरण उस पर आके वो क्या करता है, इकट्ठा करता है एक बिंदु पे, जिससे ज़्यादा एनर्जी डेवलप होता है, और इसे हम लोग बल्ब यूज करते हैं, है ना। तो इसलिए अभिसारी किरण पुंज का उपयोग, या फिर ऐसे कहिए कि अवतल दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण, इसका दूसरा नाम हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक जगह पे इकट्ठा कर लेता है, प्रकाश की किरणें एक जगह पे आके मिलती हैं। ये क्वेश्चन भी लिखवाएंगे आगे। उसी प्रकार से अपसारी किरण पुंज जो है यहाँ पे, उस किरण पुंज को कहते हैं कि यदि प्रकाश पुंज की किरणें बाहर की तरफ क्या हो, निकले, और निकलने के साथ साथ वो फैलती जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। और अपसारी किरण पुंज हम लोग उत्तल दर्पण को कहते हैं। वहाँ भी वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। जैसे आप लोग बचपन में ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते थे ना, तो उसमें आता था वो एक गोल करके उजला टाइप का, तो उसमें जब हम लोग ऐसे दर्पण लगा उसको रखते थे सामने, तो क्या करता है, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता था और वो एक जगह पे जाके केंद्रित कर देता था। उससे हाथ भी जल जाता है, और कागज हम खुद जलाए हैं उससे, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा। उससे क्या होता ना, है हाँ, तब तो वो क्यों होता है ऐसा, तो उसमें यही दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण? अभिसारी दर्पण, जिसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को इकट्ठा करेगा, एनर्जी ज़्यादा डेवलप होगा, जिससे उस सूर्य का प्रकाश ज़्यादा प्रभाव करेगा, कागज जल जाएगा, पन्नी पिघल जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभिसारी किरण पुंज यदि पूछा जाए तो आप बताइए, ऐसा किरण पुंज जिससे क्या हो, प्रकाश की किरणें बाहर की तरफ निकले कि अंदर की तरफ आए, अंदर की तरफ आए, ठीक है ना, एक बिंदु पे आके इकट्ठा हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग क्या, अभिसारी किरण पुंज। और किसी एक बिंदु से यदि प्रकाश किरणें बाहर की तरफ फैल रही है, तो उसको कहते हैं हम अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अब पदार्थ में आता है, जिसमें पहला टॉपिक डलाइए आत्मदीप्त पदार्थ। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पदार्थ। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो प्रकाश की किरणों को, या उसमें से स्वयं प्रकाश निकलता है, खुद से, खुद वो दीप्त पिंड होता है। तो आपका पहला टॉपिक होगा आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त, या इसको दीप्त भी कहते हैं हम लोग, दीप्त पदार्थ, जिसको हम लोग सेल्फ, आत्मदीप्त या दीप्त पदार्थ, इसको सेल्फ लुमिनियस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसको किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूर्य है, सूर्य को हम लोग करंट जाके देते हैं कि प्रकाश निकालो, खुद से प्रकाश निकलता है कि नहीं। ऐसे प्रकार से और भी पदार्थ हैं जिसका भी नाम लिखवाएंगे। लिखिए इसमें डैश देखें, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, दीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सूर्य, तारे, दीपक इत्यादि, ये सब खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करता है लोग। दूसरा आपका टॉपिक हो जाएगा अदीप्त पदार्थ। नॉन लुमिनियस, इसमें हो जाएगा वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश, लिखते रहिए साथ में, उसके बाद समझा देते हैं, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, उत्सर्जित
नहीं करते हैं उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे ग्रह, चंद्रमा, लकड़ी इत्यादि। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है कि चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है क्यों? अदीप्त पदार्थ है क्यों? इसको लिखिए तो फिर आगे इसका आंसर बताते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को क्या करता हो, उत्सर्जित करता हो, जैसे में सूर्य, तारा और दीपक। अदीप्त पदार्थ ऐसा पदार्थ जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता हो, जैसे में क्या लिखवाए हैं, ग्रह, चंद्रमा, लकड़ी और इत्यादि। ठीक है। अच्छा, तारा प्रकाश को उत्सर्जित करता है तो दिन में भी दिखना चाहिए ना हमको, रात में नहीं दिखता है। ठीक है। अब चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है क्यों, इसका कोई जवाब दीजिए। तो बता सकते हैं, चंद्रमा जो है, चंद्रमा के कारण रात को भी उजाला रहता है, तो फिर इसका मतलब प्रकाश उत्सर्जित करता है, वो नहीं करता है। हाँ, चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है इसलिए क्योंकि दांत मत दिखाओ, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको वो अवशोषित करता है। या मान के चलिए कि सूर्य का प्रकाश जो उस पर पड़ा हुआ रहता है दिन का, जैसे दिन में सूर्य भगवान उगे हुए हैं, अब रात होगा तो जितना प्रकाश उस पर पड़ा हुआ है चंद्रमा पे, वो सारे प्रकाश को क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। प्रकाश का मतलब परावर्तन हो जाएगा वहां से। ठीक है। तो परावर्तन पड़े, जब माध्यम चेंज होता है तो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। तो वही जो प्रकाश को वो परावर्तित करता है चंद्रमा अपने ऊपर से, है ना, इसलिए चंद्रमा को क्या कहा गया है, अदीप्त पदार्थ कहा गया। क्योंकि पदार्थ वो चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो किसका प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश। स्वयं का प्रकाश होता, खुद से प्रकाश को उत्पन्न करता, तब उसको हम लोग दीप्त पदार्थ कहते हैं। लेकिन ये दूसरे के प्रकाश को केवल परावर्तित कर देता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, अदीप्त पदार्थ। तो इसमें हम क्या रीजन लिखेंगे, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के द्वारा निकले हुए प्रकाश को परावर्तित करता है, यही ना, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। नोट कीजिए इसको। मिटा दें, पूछ के ना मिटाए आप लोगों से, आप लोग को बोलना चाहिए ना, नहीं हुआ है। चलिए अब लोग पढ़ेंगे पदार्थ में और भी पदार्थ आते हैं, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और अल्प पारदर्शी पदार्थ। ठीक है। तो पारदर्शी पदार्थ ऐसा पदार्थ जिसे प्रकाश पूर्णतः क्या हो जाए, बाहर की तरफ निकल जाए। जैसे कांच कल बताए थे, कांच जो है, कांच पे यदि आप कलई नहीं किया गया हो तो उस पर यदि आप प्रकाश को मतलब टॉर्च जला दीजिए तो प्रकाश इधर से उधर निकल जाएगा। ठीक है। तो इसलिए कांच कौन सा पदार्थ हो गया, पारदर्शी हो गया। अपारदर्शी जिसे प्रकाश की कोई भी मात्रा बाहर की तरफ न निकले। उसके बाद आता है अल्प पारदर्शी, जिससे प्रकाश की बहुत ही कम मात्रा, मतलब कुछ भाग बाहर निकले और कुछ भाग अंदर ही रह जाए। चलिए अगला टॉपिक डालिए, पारदर्शी पदार्थ।
पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट जिसको कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्णतः बाहर निकल जाए। क्यों सो रही है जी तो? ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश क्या हो, पूर्णतः बाहर निकल जाए। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में आप लिखिए कांच, पानी, हवा इत्यादि। ये हो गया। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? पारदर्शी के बाद अपारदर्शी। ओपेक। इसमें पदार्थ की कोई भी मात्रा बाहर नहीं निकलता है। ठीक है। ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश बाहर की ओर न निकले उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ये हो गया। तीसरा है अल्प पारदर्शी। या इसको पारभासी भी कहते हैं। ठीक है। पारभासी में प्रकाश की कुछ मात्रा बाहर निकलती है और कुछ मात्रा परावर्तित हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ अंश ठीक है बाहर निकल जाए तथा कुछ अंश क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए। उसे अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं या अल्प पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। हो गया। इसको नोट कीजिए जल्दी से, बहुत बात कर रही हो तो सोच लेना। जैसे शहद, घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज इत्यादि। ये आपका हो गया पदार्थ कंप्लीट। यहाँ पे अब एक और टॉपिक लास्ट है छाया, और छाया के बाद हम लोग टोटल आएंगे प्रकाश का परावर्तन। चलिए इसको पहले जल्दी से नोट कीजिए। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का जो विवर्तन पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड है हमारा अगला टॉपिक, जिसको हम लोग कहेंगे छाया।
इसको कहते हैं शेडो, छाया। ठीक है, देखिए प्रकाश ऐसे चल रही है, यदि प्रकाश के पथ में आप किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दीजिए यहाँ पे, तो ये तो हमको पता है, ठीक है, प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु के किनारे से मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, मतलब उस वस्तु के किनारे से मुड़ जाता है कि नहीं। लेकिन यदि आप किसी वस्तु को अगर इसके पथ में रखते हैं तो क्या होता है, तो उसके कारण जमीन पर उतना दूर तक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। आप ट्राई भी कर सकते हैं, उतना देख अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, और इस अंधेरे क्षेत्र को, है ना, हम लोग क्या कहते हैं बाबू, छाया कहते हैं। आया समझ में? यानी सेम टू सेम डिफिनीशन है प्रकाश के विवर्तन के जैसा। आपको बस ये बताना है कि यदि प्रकाश के पथ में किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण अंधेरा क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, और उसको हम लोग कहते हैं छाया। चलिए डिफिनीशन लिखिए। लिखिए, प्रकाश के पथ में किसी अपारदर्शी वस्तु को रख देने से प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिससे वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसे छाया कहते हैं। उसे छाया कहते हैं। चलिए उसको उतारिए जल्दी से। उसके बाद प्रकाश का, ये आप लोग प्रकाश का परावर्तन थोड़ा और ऊपर ही लिखते हैं ना इधर। यही चैप्टर का भी नाम है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम के सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम लोग कहते हैं क्या? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, लिख लिए हैं।
लिख लें इसको, जल्दी नोट कीजिए। ऐसा भी फिगर नहीं बनाना है। फिगर भी बना लिए क्या आप लोग? फिगर नहीं, फिगर हम बनवाएंगे जब प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ाएंगे। उसमें नियम होता है ना, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया तीनों एक ही तल में होता है, वहां पे फिगर बनवा देंगे। ठीक है, अभी केवल फिगर बनाए इसलिए कि समझ में आ जाए, है कि नहीं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम के सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ये प्रकाश को एक स्रोत मान लीजिए कोई स्रोत है या टॉर्च है जिससे प्रकाश बाहर की तरफ निकल रहा है। इसमें से एक किरण को हम ले लेते हैं और यहाँ पे एक माध्यम लगा देते हैं, जिसे कांच ही लगा देते हैं। ठीक है ना। और जैसे ही कांच पर आया प्रकाश, वैसे ही परावर्तित होकर वो दूसरी जगह चला गया। अब पहले इसका माध्यम क्या था? हवा। जब प्रकाश को आप टॉर्च जलाइएगा तो हवा से होते हुए प्रकाश पहुंचा कहाँ पे? कांच पे। ये कांच है। अब जैसे ही कांच से टकराया तो फिर वो इसी मीडियम में लौट के चला गया, है कि नहीं। यानी इसको आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से, हवा एक माध्यम हो गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम के ये सतह हो गया, इसके सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसमें प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या होता है? नियमित परावर्तन। और दूसरा नियम अनियमित परावर्तन। इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, डालिए हेडिंग। और पहला आपका हेडिंग होगा नियमित परावर्तन। देखिए ऐसा परावर्तन जो चिकनी तथा चमकीली सतहों से हो, ये ना। उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। इसका सतह एकदम चिकना होता है, इसलिए इस पे कितना प्रकाश की किरण को आप भेजिए, एकदम ये नियमित रूप से अपने हिसाब से परावर्तित हो जाती है। देखिए ये है नियमित परावर्तन। ठीक है, यहाँ पे कलई कर देते हैं। फिगर भी बना लीजिए नियमित परावर्तन का। हाँ, इसका फिगर बनाना था। हो गया, मिटा दे इसको। अच्छा ठीक है, लिखिए ऊपर वाला मिटा रहा है। हाँ फिगर बनाना है।
दूसरा हम लोग का होता है कौन सा परावर्तन? अनियमित परावर्तन। इसमें लिखना है ऐसा परावर्तन जो रूखड़ी तथा उसे अनियमित परावर्तन। ऐसा परावर्तन जो चिकनी तथा चमकीली सतहों से हो, मतलब इसका सतह एकदम चिकना हो और चमकीला हो। चिकना का मतलब रुखड़ा ना हो, जैसे इसमें रुखड़ी सतह होता है, इसमें चमकीली सतह होता है। चिकना, चिकना का मतलब बराबर, ठीक है। यहाँ पे रुखड़ी मतलब ऐसे ऊंचा, मतलब कहीं नीचे कहीं ऊपर, सतह बराबर ना हो, ठीक है। तो वहाँ पे इस प्रकार से परावर्तन होता है, और जिसका सतह बराबर हो, समतल हो, वहाँ पे इस प्रकार से परावर्तन होता है। कोई दिक्कत है इसमें? अरे तो परावर्तन सतह से ही ना होगा, नहीं समझ में आ रहा है? अरे बिना सतह का परावर्तन कैसे संभव है? जब उसके सामने कोई आप पदार्थ लगाइएगा तभी तो परावर्तित होगा। तो पदार्थ का वही तो सरफेस सतह हो गया, ठीक है। हैं? समतल, वही ना चिकना है, चिकना की जगह समतल। हाँ, ये समतल, चिकनी मतलब समतल, यहाँ पे रुखड़ा है, रुखड़ी सतह है, ऊपर नीचे है। यहाँ पे फिगर भी बनाया देख रहे हैं, परावर्तन ऐसे उल्टा पुल्टा हुआ है, कभी सीधे, कभी इधर टेढ़ा, कभी झुका हुआ है। वो भी हो सकता है। यदि प्रकाश की किरण चिकनी तथा चमकीली सतह पर पड़ती है तो वो नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, उसको नियमित परावर्तन कहते हैं। वो भी हो सकता है, और ये भी सही है। जो आपको लिखना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। नोट हो गया? मिटा दे अब, ठीक। नीचे वाला मिटा देते हैं। ये भी मिटा दें। अच्छा, तुम कहीं से पढ़ो, बस हमको याद हुआ होना चाहिए बस, ठीक है। लाइव चलेगा 8 बजे, हमेशा रात को ही चलाते हैं, सुबह में नहीं। फ्री फायर के लिए नेटवर्क है, पोर्ट करवा लो। सब समतल दर्पण से प्रकाश का, यहीं पे हम आपतित किरण अपवर्तित किरण सब एक्सप्लेन कर देंगे, तो फिर हम लोग नियम पढ़ लेंगे, ठीक है। जब यदि दर्पण समतल हो तो देखिए कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है। यहाँ पे एक दर्पण बना देते हैं, प्लेन मिरर है ये, ठीक है। ये है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण।
समतल दर्पण, ठीक है। यहां से प्रकाश किरण आई, ऐसे टकरा के ऐसे रिटर्न चली गई, ये हो गया पॉइंट। अगर इस पे एक लंब डाल देते हैं 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, ये हो जाएगा एक लंब। इसको अभिलंब भी कह सकते हैं आप, लंब या अभिलंब दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ये अभिलंब भी हो सकता है। इसको कहते हैं आपतन बिंदु, जहां पे ये है आपतित किरण, क्योंकि आती हुई किरण है ये, है कि नहीं। कौन सी किरण, आपतित किरण, और टकरा के जा रही है तो ये है परावर्तित किरण, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो गया, परावर्तित किरण। और इसको कहते हैं हम लोग क्या, आपतन बिंदु। अब देखिए ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब बारी बारी से सबका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। पहले आपतित किरण का, आपतन बिंदु को भी लिख सकते हैं या नहीं छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परावर्तित किरण का लिखना पड़ेगा, अभिलंब का। इसके बाद आता है एक आपतन कोण, जिसको हम लोग लिखते हैं एंगल आई, और ये है परावर्तन कोण, जिसको लिखते हैं एंगल आर। ये है परावर्तन, हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए आपतित किरण किसे कहते हैं, क्या जवाब दीजिएगा। आपतित किरण किसे कहते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और उसके बाद पूछा जाए परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो जो किरण किसी सतह से टकराकर पुनः अपनी माध्यम में लौट जाए उसको कहते हैं परावर्तित किरण। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक साथ मिल जाए उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण। परावर्तित कोण परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बारी बारी से लिखते हैं, आप लोग जल्दी से उतारिए डायरेक्ट फिगर, और उसके बाद ये नीचे डिफिनीशन लिख रहे हैं उसको लिखना है, ठीक है।
नोट कीजिए इसको, ठीक है। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, हाँ।